गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को। ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखिए, हम अपना पेपर सेकंड पढ़ रहे थे, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस सम्मिश्र विश्लेषण। उसके अंतर्गत पहली यूनिट हम पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 3। इसका नाम है विश्लेषिक फलन, एनालिटिक फंक्शन। अब तक अपनी 2 क्लास हो चुकी है। उन 2 क्लासों के माध्यम से अगर आपने उनको ठीक से देखा, अच्छे से पढ़ा है, देखा होगा कि ये अपनी एक तरीके से समझिए बेसिक क्लासें थी। कुछ फॉर्मूले थे पहली क्लास में, एक सम्मिश्र का जो फलन होता है उसके ऊपर एकमानी फलन, बहुमानी फलन। इसके बाद भी अपन ने जो रियल में पढ़ा उसी से रिलेटेड था, जैसे कि आपका सातत्य सम्मिश्र फलन की सीमा है, ठीक है। और अवकलनीयता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अवकलनीयता, क्योंकि यहाँ से एग्जाम्पल भी है, क्वेश्चन भी है, एग्जाम में आए हुए, ठीक है। तो अवकलनीयता वाला टॉपिक, हालांकि अपना जो यूनिट का नाम है वो विश्लेषिक फलन है, लेकिन विश्लेषिक फलन है वो अवकलनीयता पर ही डिपेंड है, ठीक है। और अवकलनीयता बार बार क्वेश्चन आए जाएंगे। जो चीज़ें मैंने आपको बताई है, एक लाइन कॉन्सेप्ट के तौर पर बताई है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ये यहाँ पे ये होता है, ये होता है, तो उन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा। चाहे वो पथ की बात हो, अवकलनीयता की बात हो, कौन कौन सी कंडीशन होती है। आपको 2 तरीके से मान बताए थे मैंने, दोनों आपको याद होने चाहिए। एक था जेड के लिए, एक था बिंदु जेड के लिए, ठीक है। और फिर वो अवकलनीय कब होगा, सीमा के मान है वो किस प्रकार प्राप्त होंगे, ये आपको सबको पता होना चाहिए। जैसे सीमा के मान यदि ना भिन्न भिन्न प्राप्त हो रहे हैं तो अवकलनीय नहीं है, और यदि सीमा के मान समान प्राप्त हो रहे हैं, चाहे वो आज किसी भी पद से आए, सीमा के मान फिर भी समान प्राप्त हो रहे हैं, अवकलनीय है, ठीक है ना बात। इस तरीके से अवकलनीयता वाला टॉपिक है, उसको आप थोड़ा ध्यान से पढ़ो, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अब आज की क्लास में हम अवकलनीयता पर आधारित कुछ एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। इसके बाद देखेंगे विश्लेषिक फलन। विश्लेषिक फलन देखने से पहले अपने को अवकलनीयता है वो बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना बात। तो पहले अवकलनीयता को अच्छे से क्लियर करते हैं। हालांकि परिभाषा आपको बता चुके हैं, तो इनके दोनों रूप भी बता चुके हैं, 2 कंडीशन भी बता चुके हैं, कब अवकलनीय होगा, नहीं होगा, पद कैसा होगा, सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। अब अवकलनीयता पर आधारित कुछ एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अवकलनीयता एक बार समझ में आ जाएगा तो विश्लेषिक फलन भी समझ में आ जाएगा, ओके। तो देखिए, आज की क्लास शुरू करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ जो कि अवकलनीयता के ऊपर आधारित है, ठीक है। देखिए, सिद्ध कीजिए फलन f(z) = z की पावर n, जहाँ n एक पूर्णांक है, सर्वत्र अवकलनीय है। ये फलन f(z) अपने को प्रूव करवा रहा है, ये फलन f(z) है, ये सर्वत्र अवकलनीय है। f(z) का मान क्या है, z की पावर n क्या है, पूर्णांक है। अब पूर्णांक तो बिलोंग्स टू z, पूर्णांकों का समुच्चय, माइनस प्लस जीरो सब आ जाएगा उसमें, ठीक है। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं, आपको पता होनी चाहिए। अब अवकलनीयता आपको दिखाना, तो इसमें अवकलनीयता की कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, एफ के जेड का मान क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे बिंदु वगैरह कोई कंडीशन दे नहीं रखी है, तो पहली कंडीशन काम में आ जाएगी। अब आपको दिखाना है कि अवकलनीय यानी एफ बेस जेड। जैसे ये मान लो यहाँ पे एफ एक्स होता तो एक्स की पावर एन, तो एक्स की पावर एन का अवकलन एन एक्स की पावर एन माइनस एक होता। तो इस हिसाब से यदि ये अवकलनीय है, आप सिंपल रूप में जानते हो, आपने बहुत अवकलन समाकलन किया है। एफ बेस है जेड का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से एफ बेस जेड का मान हो जाएगा एन जेड की पावर एन माइनस वन। ये आप अवकलन से जानते हो, सिंपल सी बात है। ये एफ जेड अवकलन कर दिया, एफ बेस जेड अवकलन कर दिया, एन जेड की पावर एन माइनस, ठीक है ना, ओके। तो ये मान आना चाहिए, और ये मान आ गया तो अवकलनीय हो जाएगा, आपने को पता है, ठीक है। तो यही मान अपन अवकलनीयता की परिभाषा से ज्ञात करेंगे। तो देख लेते हैं ये मान आता है या नहीं आता है। समझ गए मेरी बात। तो इसका डायरेक्ट अवकलन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और अवकलनीयता की परिभाषा से मान निकालते हैं किसका, एफ डेश जेड का। अगर ये मान आ जाता है तो क्या हो जाएगा, ये फलन सर्वत्र अवकलनीय हो जाएगा, ओके। उम्मीद करते हैं आपको तरीका समझ में आ गया होगा कि कोई फलन है उसको अवकलनीय कैसे दिखाएंगे, ठीक है। यानी सीधी सी बात है कि जो आपकी लिमिट है, यानी एफ डेश जेड का मान था वो क्या होना चाहिए, परिमित रूप से विद्यमान होना चाहिए, अद्वितीय होना चाहिए, यानी एफ डेश जेड का अस्तित्व होना चाहिए। तो यहाँ पे
देख लीजिए फलन का मान क्या दिया गया है, इसके लिए एवरेज ये आना चाहिए और ये रूप से अस्तित्व भी हो जाएगा इसका, ठीक है, और ये एडिटिव हो जाएगा। इसके अलावा और कोई अवकलन थोड़ी होगा इसका, नहीं होगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, एडिटिव हो जाएगा। देखिए शुरू करते हैं। तो दिया गया अपने को एफ जेड इज इक्वल टू जेड की पावर है और ऑल एन बिलोंग्स टू जेड, एन जो आपका जेड है वो क्या है, कोई पूर्णांक, ओके। अवकलनीयता की परिभाषा से ये मान आपको अच्छे से बता चुके हैं, इससे पहले वाली क्लास में पता होना चाहिए आपको। एफ डेज जेड इज इक्वल टू लिमिट डेल जेड टेंड्स टू 0 एफ ये जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल जेड, ठीक है। ये मान आपको अच्छे से पता होने चाहिए। अब देखिए अपने पास मान है किसका, एफ जेड का, तो इसी के सहायता से मान ज्ञात हो जाएगा किसका, एफ हमें जेड प्लस डेल जेड का। नहीं करते हैं कि जो आपका जेड है उसको रिप्लेस करना है किससे, जेड प्लस डेल जेड से रिप्लेस कर देंगे, समीकरण से मान आ जाएगा। इसको अप्लाई करते हैं। देखिए डेल जेड ऐसे कैसे, इसका मान समीकरण 1 से जेड की पावर है और इसका मान भी समीकरण 1 की सहायता से कितना हो जाएगा, जेड प्लस डेल जेड की पावर एफ जेड का मान जेड की पावर एन है, तो एफ प्लस जेड प्लस डेल जेड का मान जेड प्लस डेल जेड की पावर एन, ओके। ये इसका कारण हो गया, इसका मान ये कहाँ से है, समीकरण 1 से, ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अब अपने को इसको हल करना है तो इसका प्रसार अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका प्रसार में देखिए अप्लाई कर रहा हूँ, आप देखिएगा कहीं आपने पढ़ाया नहीं पढ़ाया। देखिए प्रसार लिखा है मैंने x प्लस ए की पावर है, क्या लिखा है, x प्लस ए की पावर है। ये आपका जो अपने द्विपद प्रमेय वाले जो फॉर्मूले हैं, 1 प्लस एक्स की पावर है, 1 प्लस एक्स की पावर माइनस है, 1 माइनस एक्स की पावर है, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस है, उसी में रिलेटेड है द्विपद प्रमेय वाले में आपको मिल जाएगा। x प्लस ए की पावर है, x की पावर है प्लस एन एक्स की पावर एन माइनस 1, साथ में ए आ जाएगा, फिर एन माइनस 1 अपॉन इक्वल एक्स की पावर एन माइनस 2 आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा। इसके आगे वाले पद की बात करें तो क्या आ जाएगा, एन माइनस 1 एन माइनस 2 अपॉन इक्वल 3 एक्स की पावर एन माइनस 3 ए की पावर 3, ठीक है। और लास्ट में हो जाएगा एक्स की पावर एन माइनस एन, एक्स की पावर 0 यानी 1 और यहाँ पे बच जाएगा ए की पावर 10।
ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है, आप देख लीजिए, एक मुहिम बना लीजिए, उसके हिसाब से याद रखिए, याद हो जाएगा। तो अब इसकी ये जो प्रसार है, इस प्रसार की सहायता से अपने को मान अप्लाई करना है इसका z प्लस डेल जेड की पावर n। तो जो आपका z है वो आ जाएगा इसकी जगह, और जो आपका डेल जेड है वो इसकी जगह आ जाएगा एक की जगह। ठीक है, तो केवल मान रिप्लेस करने हैं, आसानी से मान अप्लाई अपन कर सकते हैं। ओके, क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, समझिए, नोट कीजिए। तो आगे देखिए, हम मान याद कर रहे हैं एफ डेस जेड का। ठीक है, तो लास्ट स्टेप ये थी, तो इसको मान अप्लाई करते रहेंगे। लिमिट डेल जेड टेंड्स टू 0, इसका मान कितना हो जाएगा देखिए, इसके हिसाब से x की पावर है यानी z की पावर है एन एक्स की पावर एन माइनस वन एन जेड की पावर एन माइनस वन ए की जगह डेल जेड एन एन माइनस वन बाई फैक्टोरियल टू एक्स की पावर एन माइनस टू यानी जेड की पावर एन माइनस टू ए स्क्वायर यानी ये आपका डेल जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, और लास्ट पद क्या हो जाएगा, एक की पावर है, एक की पावर ये नहीं, जो आपका डेल जेड है उसकी पावर माइनस ये ऐसे कैसे जेड की पावर एन अपॉन में डेथ। ठीक है, तो ये ऐसे कैसे, ये भी ऐसे कैसे, केवल इसका मान अप्लाई करना है, ये इस प्रसार की सहायता से हो जाएगा आराम से। ठीक है, अब देखो ये जेड की पावर है, जेड की पावर है कैंसिल। ओके, देखिए क्या बचता है मेरे पास,
ये मान बन जाएगा एन जेड की पावर एन माइनस वन डेल जेड प्लस एन एन माइनस वन इक्वल टू जेड की पावर एन माइनस टू डेल जेड का स्क्वायर प्लस डॉट 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 लास्ट पर क्या हो जाएगा डेल जेड की पावर जेड की पावर एन से जेड की पावर एन कैंसिल। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आराम से आपके, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो क्या करना है, ये अलग अलग पदों में भाग देना है किसका, डेल जेड। भाग किसका देना है, डेल जेड का। देखो अपन जब भी लिमिट अप्लाई करते हैं हमेशा ध्यान में रखिए, हो सके वहां तक आप उनको पदों को कैंसिल करने की कोशिश करोगे, उसके बाद में लिमिट अप्लाई करनी है। अब यहाँ पे भी आप इसमें लिमिट अप्लाई करोगे तो मान इनफिनिटी हो जाएगा, मान प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, तो कोशिश क्या करनी है, हो सके वहाँ तक आपके जो भी स्टेप है उसको सरल करोगे किसी भी प्रसार से या अन्य किसी विधि से, और फिर उसमें लिमिट अप्लाई करोगे। ओके, पहले पद की बात करें तो डेल जेड से डेल जेड क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। पहला पद क्या बचेगा, एन जेड की पावर एन माइनस वन, इसमें डेल जेड का स्क्वायर है तो एक पावर बन जाएगी डेल जेड की, और बाकी ऐसे ऐसे। इसके आगे वाले में डेल जेड क्यूब होगा तो वहाँ पे स्क्वायर बच जाएगा। लास्ट एन है, ये ऊपर जाएगा पावर एक माइनस एक हो जाएगा। डेल जेड की पावर एन माइनस वन। ठीक है, इस तरीके से। अब यदि देखिए अपन इसमें लिमिट अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे डेल जेड टेंड्स टू जीरो, पूरा पर जीरो, आगे वाले में स्क्वायर होगा क्यूब होगा। कहने का मतलब है कि अपोन में डेल जेड नहीं है, ऊपर है, और ऊपर यदि आप अप्लाई करते हो तो सारे पद क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। केवल एक ही पद बचेगा एन जेड की पावर एन माइनस वन, क्योंकि इसमें लिमिट है और डेल जेड टेंड्स टू जीरो है और डेल जेड का पद इसमें बचा नहीं। ठीक है, डेल जेड टेंड्स टू जीरो का क्या मतलब है, आपको बताया था डेल जेड है वो मूल बिंदु की ओर अग्रसर है। डेल जेड का मान डेल एक्स प्लस आयटा डेल वाई कहाँ से आया, जैसे जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयटा वाई, उसी तरीके से। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। इस पर लिमिट अप्लाई करोगे आप, यहाँ से क्या बचेगा, एन जेड की पावर एन माइनस वन, इस पर लिमिट अप्लाई होगी नहीं, ये पद जीरो, आगे वाला जीरो, और सारे पद क्या हो जाएंगे, जीरो। ठीक है, क्लियर, मान आ गया, बस इतना सा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, कोई मुश्किल चीज नहीं है। ठीक है, एक दो बार ध्यान से पढ़ोगे क्लियर हो जाएगा। लिख लीजिए इसको। एफ डेज जेड का मान क्या आया, एफ जेड की पावर है माइनस, और ये आना चाहिए था। हम अपन ने पहले देख लिया था कि मान क्या आना चाहिए थी, देख लीजिए आप, एफ डेज जेड है, परिमित रूप से विद्यमान है,
अद्वितीय है और अवकलनीय भी। ठीक है, हो गई ना सारी कंडीशन अवकलनीयता की सेटिस्फाइड, तो मतलब फलन एफ जेड क्या है, सर्वतर अवकलनीय। बस ये क्वेश्चन था। एफ डेट जेड वो परिमित रूप से विद्यमान है, अद्वितीय। एफ जेड है सर्वतर अवकलनीय। ठीक है, ये एक सिंपल सा एग्जांपल था। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। केवल आप अवकलनीयता की परिभाषा है उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, उसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ये प्रसार था, तो ऐसे तो देखो स्टेप पे आते रहेंगे, खाना चलता रहेगा। ठीक है, ये तो मैथमेटिक्स है। तो आपका पीछे का नॉलेज है वो हमेशा आपको आगे बढ़ने में सहायता करता है हमेशा। ऐसा नहीं कि उसको भूल जाना, खाना कभी भी कुछ भी काम में आ सकता है जो अपन ने पीछे पढ़ा। ठीक है, इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखते हुए आपको पढ़ना है, इसको कंप्लीट कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट अपनी एक थ्योरम है, इसी पे अवकलनीयता और सातत्य पर आधारित। ठीक है, शुरू करते हैं। इम्पोर्टेंट थ्योरम है क्योंकि एग्जाम में 2-3 बार आ चुकी है। ओके, तो आप इसको ध्यान से पढ़ोगे। स्टेटमेंट देखिए, समझते हैं क्या दिया गया है, क्या आपने को प्रूव करना है। ठीक है, जब तक क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में नहीं आती तब तक आप क्वेश्चन को स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे। अगर रटोगे तो वो थोड़े समय के लिए हो सकता है, इसके बाद वो साफ है। ठीक है, हो सके तो कोशिश ये कीजिए कि क्वेश्चन की लैंग्वेज है उसको समझने की कोशिश कीजिए। ओके, परिमित अवकलज के अस्तित्व के लिए सातत्यता आवश्यक प्रतिबंध है परंतु पर्याप्त नहीं। तो देखो, आवश्यक प्रतिबंध और पर्याप्त प्रतिबंध के बारे में आपको पता होना चाहिए और ये बहुत अच्छे से आपने पढ़ा होगा सेकेंड ईयर में। ठीक है, बहुत सारे यानी थ्योरम आए थे जिसमें आवश्यक प्रतिबंध और पर्याप्त प्रतिबंध का हमें लिया गया है। आपको पता होना चाहिए आवश्यक प्रतिबंध पर्याप्त प्रतिबंध क्या होता है। क्या होता है, आवश्यक प्रतिबंध में कोई एक कंडीशन लेते हैं, दूसरी को प्रूव करते हैं। फिर पर्याप्त प्रतिबंध में आपने जिसको आवश्यक प्रतिबंध में प्रूव किया है उसको लेकर चलते हैं, और जो आवश्यक प्रतिबंध में लेकर चलते हैं उसको प्रूव करते हैं। ओके, ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, देखिए परिमित अवकलज के अस्तित्व के लिए, तो परिमित अवकलज का मतलब है अवकलनीयता परिमित रूप से विद्यमान होगा, ये अस्तित्व है, यानी वो परिमित रूप से क्या हो, विद्यमान हो। सातत्यता आवश्यक प्रतिबंध है, पर्याप्त है। इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी मान लो आपका फलन है वो अवकलनीय है। ठीक है, तो वो है ना सतत भी होना चाहिए, वो सतत भी होना चाहिए, ये इसका आवश्यक प्रतिबंध। लेकिन जो फलन मान लो सतत फलन है वो अवकलनीय फलन हो, सर्वत्र अवकलनीय हो, मतलब सभी जगह अवकलनीय हो, ये आवश्यक नहीं है। देखो पर्याप्त नहीं है, यदि पर्याप्त होता तो इसका मतलब क्या करता कि भाई जो फलन आपका सतत है वो अवकलनीय भी है। ठीक है,
लेकिन ये कह रहा है कि पर्याप्त नहीं है, यानी एक तरफ की कंडीशन है वो सेटिस्फाई होगी, दूसरी तरफ की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। आवश्यक प्रतिबंध की कंडीशन सेटिस्फाई होगी, पर्याप्त प्रतिबंध की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। ये अपने से प्रूफ करवा रहा है। ठीक है, एक बार फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से समझ लीजिए। कोई भी आपका अवकलनीय फलन है, परिमित अवकलज का मतलब है कि अवकलनीय से संबंधित है, और परिमित है मतलब वो परिमित रूप से विद्यमान है, अस्तित्व है उसका। ठीक है, तो वो फलन है वो क्या है, सतत भी होना चाहिए। तो पहले कोई अपन परिमित फलन लेंगे और उसको अपन दिखाएंगे वो फलन क्या है, सतत फलन भी है। उसके बाद प्रूफ क्या करना है, उसका दूसरा भाग कि कोई भी अगर सतत फलन है तो ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि वो अवकलनीय हो, यानी वो अवकलनीय हो भी सकता है और अवकलनीय नहीं हो सकता। वो किसी कंडीशन के लिए अवकलनीय हो सकता है, किसी कंडीशन के लिए अवकलनीय नहीं होगा। ठीक है, यानी सर्वत्र अवकलनीय नहीं है। चीजों को समझने की कोशिश कीजिए, तब जाके काम हो पाएगा। लेकिन जो फलन अवकलनीय है वो हमेशा क्या होगा, सतत होगा। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट आपके अच्छे से क्लियर होने चाहिए। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आवश्यक प्रतिबंध। तो आवश्यक प्रतिबंध में कोई फलन ले लेते हैं अपन एफ सेट, ठीक है, और उसको अवकलन लेके सकते हैं, तो अवकलन की कंडीशन का यूज कर सकते हैं। और सातत्य दिखाना है तो सातत्य की परिभाषा देख लीजिए आप अच्छे से, वो अपने को उससे लेके आनी होगी। देखिए, सबसे पहले तो अपन कोई फलन लेंगे, क्योंकि इसमें नहीं दिया गया है तो अपन अपनी तरफ से लेंगे। तो यदि एफ जो क्या है, सम्मिश्र फलन। सम्मिश्र फलन आप अच्छे से जानते हो क्या होता है, तो एवं जेड जीरो क्या है, इस सम्मिश्र तल में कोई बिंदु है। ठीक है, तो ये बिंदु लिया अपन ने, तो आपको समझ में आ गया होगा कि अवकलनता की कौन सी कंडीशन अपने को काम में लेनी है। ठीक है, यहाँ पे आपको सम्मिश्र तल में कोई क्या लेना है, बिंदु लेना है। तब देखिए क्या ऐसा लिख सकते हैं, क्या ये स्टेप सही है, एफ जेड माइनस एफ जेड जीरो इज इक्वल टू एफ जेड माइनस एफ जेड जीरो अपॉन जेड माइनस जेड जीरो जेड माइनस जेड जीरो। सही है, सही तो है। देखिए क्या किया है, ये तो स्टेप है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है किससे, जेड माइनस जेड जीरो से, कैंसिल हो जाएगा, यही बचेगा। और ये क्या है, यही तो है एफ जेड माइनस एफ जेड जीरो। लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, पॉइंट लिया है हमें जेड जीरो। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि अपने कुछ पे जो लिमिट लेनी है वो कहाँ से कहाँ तक लेनी है। देखिए इसमें मैंने केवल इतना किया है, दोनों तरफ इसमें लिमिट ली है, जेड टेंड्स टू जेड जीरो, और बाकी ऐसे का ऐसे लिखा है। देखिए ये ऐसे कैसा है, ये भी देखिए ऐसे कैसे है, कुछ भी चेंज नहीं है। जेड माइनस एफ जेड जीरो
एफ जेड माइनस एफ जेड जीरो अपॉन जेड माइनस जेड जीरो इंटू जेड माइनस जेड जीरो। सेम टू सेम है, केवल इसमें दोनों तरफ के लिए अपन ने लिमिट ली है जेड टेंड्स टू जेड जीरो। जेड है वो जेड जीरो की ओर अग्रसर है समिसर तल। ठीक है, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे इस थ्योरम में, आपको इसका स्टेटमेंट समझना होगा। स्टेटमेंट है वो आसान नहीं दिया गया है ताकि आपके आसानी से समझ में आ जाए, ऐसा नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा उलझन है इसमें, समझने में दिक्कत आ सकती है, तो आपको समझना होगा। पहली बात तो ये कि आवश्यक प्रतिबंध और पर्याप्त प्रतिबंध क्या होते हैं, आवश्यक प्रतिबंध में क्या लेके चलना है, क्या प्रूव करना है, और एक अगर पर्याप्त नहीं है तो इसका मतलब पर्याप्त में क्या लेके चल रहे हो, कौन सी कंडीशन दिखानी है जिससे प्रूव हो जाए कि पर्याप्त नहीं है। ठीक है, तो ये सब मैं बता चुका हूँ, ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, नोट कर लीजिए इसको यहाँ तक। तो एलएचएस वाला होता है वो एक बार ऐसे कैसे, लिमिट जेड टेंड्स टू जेड जीरो एफ जेड माइनस एफ जेड जीरो। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, देखिए ये आप इनको दो कर सकते हैं, पहला तो ये है, दूसरा तो ये है, इन पे दोनों पे अलग अलग लिमिट अप्लाई कर दीजिए। कर सकते हैं डॉट के रूप में अलग अलग कर सकते हैं, भाग के रूप में भी कर सकते हैं, प्लस के रूप में कर सकते हैं, माइनस के रूप में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, इसको क्या लिखोगे, देखिए आप इस तरीके से दोनों पदों पे अलग अलग लिमिट अप्लाई कर देंगे। एक पद क्या हो जाएगा, लिमिट जेड टेंड्स टू जेड जीरो एफ जेड माइनस एफ जेड जीरो अपॉन जेड माइनस जेड जीरो, फिर डॉट लिमिट जेड टेंड्स टू जेड जीरो जेड माइनस जेड जीरो। ठीक है, फलन है वो अवकलनीय है, ये हम लेके चल रहे हैं। देखिए देख लीजिए किसकी परिभाषा है, सेम टू सेम परिभाषा है ये अवकलनीयता की। दूसरा रूप है जिसमें अपन ने बिंदु लेते हैं, देख लीजिए वहां पे जो आपको मैंने परिभाषा लिखवाई है, लिमिट जेड टेंड्स टू जेड जीरो एफ जेड माइनस एफ जेड जीरो अपॉन जेड माइनस जेड जीरो। ये किसकी परिभाषा है, एफ बेस जेड जीरो का मान है ये अवकलनीयता की परिभाषा से, लेकिन इसकी कोई उपयोगिता नहीं है। क्यों नहीं, आगे वाले को देखो, जेड टेंड्स टू जेड जीरो, जो जेड है उसकी जगह अप्लाई करते हो जेड जीरो, तो जेड जीरो माइनस जेड जीरो जीरो हो जाएगा, ये जीरो पूरा पद जीरो।
हालांकि इसका मान होगा एफ डैश यानी जेड जीरो अवकलन परिभाषा से, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा क्योंकि आगे वाले पे लिमिट अप्लाई करोगे तो मान हो जाएगा जीरो। देखिए आपको लिमिट अप्लाई करना आना चाहिए, अगर जेड टेंड्स टू जेड जीरो तो जहां जहां पे जेड है वहीं पे लिमिट अप्लाई होगी, आगे वाले पे थोड़ी होगी, ठीक है, जहां जहां पे जेड है। ये एक बार ऐसे कैसे, ये किसका मान हो जाएगा, एफ डेश जेड जीरो का, इस पे लिमिट अप्लाई कर देंगे जेड जीरो माइनस जेड जीरो। ये मान किसकी सहायता से लिखा, अवकलनीयता की परिभाषा से, ठीक है। देखिए आगे, ये ऐसे कैसे, एफ डेश जेड जीरो डॉट जीरो पूरा मान जी। अपने पास जो रिजल्ट आया वो क्या आया, अपने पास ये रिजल्ट आया लिमिट जेड टेंड्स टू जेड जीरो एफ जेड माइनस एफ जेड जीरो इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से केवल जो आवश्यक प्रतिबंध है वो दो स्टेप का है, मतलब प्रूफ हो जाएगी। अब ध्यान रहे अपने को लेके क्या आना था, सातत्य की कंडीशन। तो देख लीजिए कोई भी फलन एफ जेड है वो बिंदु जेड जीरो पर सतत होगा तो उसकी कंडीशन क्या होगी, दो रूप लिखवाए थे मैंने सातत्य के, देख लीजिए आप, तो दूसरा रूप वो अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। तो उसमें क्या अपने को लेके आना है और इससे वो कैसे आएगा, मात्र दो स्टेप है, सोचिए आप, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप इसको अपनी इच्छा से स्वयं से कर पाए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। थोड़ा सा सोचिए, देखते देखिए आप और हम सही है या नहीं, करो इसको। तो देखिए लास्ट स्टेप थी अपनी लिमिट जेड टेंड्स टू जेड जीरो एफ जेड माइनस एफ जेड जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो सातत्य की जो कंडीशन थी उसके हिसाब से देखिए अपने को ये लेके आना था, लिमिट जेड टेंड्स टू जेड जीरो एफ जेड इज इक्वल टू एफ जेड जीरो। ये सातत्य कंडीशन का दूसरा रूप था, एक एप्सिलॉन वाला था वो अलग था, एक ये था। तो ये अपन आसानी से लेके आ सकते हैं इसकी सहायता से, ये मात्र दो स्टेप का है। आपने सोचा होगा थोड़ा बहुत कि इससे ये ना कैसे आ सकता है, देख लीजिए रूप दूसरा है बाकी यही बात है, ठीक है। तो लिखने का तरीका है वो थोड़ा सा अलग है, ओके। तो देखिए इसको आप कैसे कर सकते हैं,
देखिए आपको मैंने यहाँ पे भी बोला कि जो यहाँ पे ये लिमिट अप्लाई है ये z टेंस टू z0 है, यानी आपको ये समझना है कि लिमिट है वो केवल z के पदों के लिए अप्लाई होगी। देखिए यहाँ पे तो है लेकिन यहाँ पे कोई पद ही नहीं है। एफ z0 मतलब इसका मान होगा वो z0 के पदों में होगा, न कि z के पदों में। तो जो ये लिमिट अप्लाई होगी केवल इस पे अप्लाई होगी, इस पे अप्लाई नहीं। बस इतना सा समझना है, ठीक है। आपको इसको इस तरीके से समझना होगा, लिमिट z टेंस टू z0 एफ जेड केवल इस पे अप्लाई होगी। ये पद है वो अलग हो जाएगा इज इक्वल टू 0, माइनस है इधर आके प्लस हो जाएगा। क्या प्राप्त हुआ, लिमिट z टेंस टू z0 एफ जेड इज इक्वल टू एफ z0। देख लीजिए सातत्य की जो मैंने परिभाषा लिखवाई है उसमें आप चेक कर सकते हो, मिलान करवा सकते हो, सेम टू सेम, ठीक है। तो ये अपना आवश्यक प्रतिबंध था, आसान सा, जिसमें अपन ने फलन एफ जेड का अवकलनीय लिया और दिखा दिया कि वो क्या है, सतत है किसी बिंदु z0, ठीक है। क्या लिखोगे, फलन एफ जेड है तो समिश्र तल के बिंदु z0 पर कैसा फलन है, सतत फलन। बस यही अपने को दिखाना था, इसमें आवश्यक प्रतिबंध है। अब इसका पर्याप्त प्रतिबंध, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि पर्याप्त प्रतिबंध अपने को दिखाना क्या है। क्या दिखाना है कि कोई फलन एफ जेड है वो सतत फलन है, और वो सतत फलन तो वैसे पॉइंट पे हो जाएगा, ठीक है। ये कंडीशन काम में लेंगे। प्रूफ क्या करना है, ये आवश्यक नहीं है कि वो फलन अवकलनीय भी हो, ठीक है। मतलब वो अवकलनीय हो भी सकता है, वो अवकलनीय नहीं हो सकता। हमेशा अवकलनीय हो ये हम नहीं बोल सकते, इसमें बोल सकते हैं कि हमेशा क्या होगा, सतत होगा, ठीक है। तो ये लैंग्वेज क्लियर होनी चाहिए अच्छे से कि क्या आपने प्रूफ करना है, ओके। तो ये अपना यहाँ पे देखो आवश्यक प्रतिबंध है वो प्रूफ होता है। अब इसका आधा पार्ट रह गया, हालांकि तो इसके बाद का पार्ट है पर्याप्त प्रतिबंध, जो कि नहीं है। प्रूफ ये करना अपने को, वो इम्पोर्टेंट ज़्यादा है। ये थोड़ा सा आसान था, आसानी से हो गया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, इस पर लिमिट अप्लाई की, आगे वाले पे लिमिट अप्लाई कर दी, इसमें अलग अलग कर दिए जिस पे लिमिट अप्लाई नहीं है, ठीक है। तो कुछ हमें ज़्यादा नहीं था। इसके बाद वाला जो भाग है वो इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट क्यों, देखिए ये भाग है वो दो प्रकार से आया हुआ है एग्जाम, एक तो इस थ्योरम में, एक है वो आपका अलग से क्वेश्चन आया हुआ है। क्यों, क्योंकि जब ये तो आपका ये आगे का पर्याप्त प्रतिबंध होगा कि कोई फलन है वो सतत फलन है और ये आवश्यक नहीं है कि वो अवकलनीय बिंदु, ये हम प्रूव करेंगे एक एग्जाम्पल के माध्यम से। ये किसके माध्यम से प्रूव करेंगे, एक एग्जाम्पल के माध्यम से, और वो एग्जाम्पल एग्जाम में अलग से भी आया हुआ है, और यदि थ्योरम आ जाती है तो आपको इस थ्योरम में भी वो एग्जाम्पल करना है। यानी एक क्वेश्चन के साथ दो क्वेश्चन अपने बन जाएंगे, ओके। बात समझ में आ गई होगी। तो देखिए ये आज का अपना जो टॉपिक था, आज की अपनी जो क्लास थी वो यहीं पे समाप्त होती है। इस जो अपना ये क्वेश्चन है इसके आवश्यक प्रतिबंध के साथ, इसका जो आधा भाग रह गए हैं पर्याप्त प्रतिबंध, वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में। आपको तरीका मैंने बता दिया है, आप चाहो तो स्वयं थोड़ी बहुत कोशिश कर सकते हो अपने स्तर पे, नहीं कर सकते इतना तो कम से कम करना कि जो ये करवाया है इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है।
नोट्स बनाना अच्छे से समझना, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो आप इसको यहाँ तक अच्छे से कंप्लीट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।